कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। शवों को विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया है, जहां पहले से एम्बुलेंस तैनात थी। वही पार्थिव शरीर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी पुट्टा विमलादित्य ने कहा कि हमने शवों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही कर ली थी। डीआईजी ने कहा कि हमने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय किया है। शव प्राप्त होने के बाद उन्हें उचित तरीके से संबंधित स्थानों पर ले जाया जाएगा। बता दें कि 23 शव केरल के हैं, वहीं 7 तमिलनाडु के और 1 शव कर्नाटक का है। वहीं प्रत्येक शव के लिए एक समर्पित वाहन उपलब्ध कराया गया है। वहीं केरल के राजस्व मंत्री के राजन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां कुवैत में आग की घटना में 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पहुंचा था। वहीं भारतीय सेना को बेहद घातक हथियार मिल गया है। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 भारतीय सेना को सौंप दिया है। नागास्त्र 1 दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह एक आत्मघाती ड्रोन है जो कि दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देगा। स्वदेश में विकसित नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप भारतीय सेना को मिल चुकी है। नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने इन घातक ड्रोनों को विकसित किया है। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 480 लाइटरिंग म्यूनिशन की आपूर्ति का ऑर्डर दिया था। इनमें से 120 की डिलीवरी जो है वो फिलहाल कर दी गई है। बता दें कि भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 480 लाइटरिंग म्यूनिशन की आपूर्ति का ऑर्डर सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेटिव्स लिमिटेड को दिया है। नागपुर की इस स्वदेशी कंपनी ने यह घातक ड्रोन विकसित किया है। वहीं एक रक्षा अधिकारी के मुताबिक प्री डिलीवरी निरीक्षण के सफल समापन के बाद ईईएल ने सेना के गोला बारूद डिपो को 120 लाइटरिंग म्यूनिशन सौंपे हैं। सेना की भाषा में इन ड्रोनों को लाइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। वहीं एनआईए ने छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान 2.98 लाख रुपए की नगद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जो है जब्त किया है। आज यह जानकारी एजेंसी ने साझा की है। यह छापेमारी 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान एक पोलिंग पार्टी के काफिले पर नक्सली आईईडी हमले से जुड़े मामले की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बड़े गोबरा गांव के नक्सल प्रभावित इलाकों में 6 संदिग्धों के परिसरों पर बीते दिन छापेमारी की थी। वहीं प्रतिबंधित नक्सली संगठन के मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन के समर्थकों और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने वाले संदिग्धों के परिसरों से तलाशी के दौरान 2.98 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए थे और कई फोन जो है एनआईए को भी मिले हैं। वही भारतीय सेना लगातार अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है। इसी को लेकर एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के सरकारों के बीच 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान के सौदे को लेकर बातचीत हो रही है। इस दौरान कीमत और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले भारत और फ्रांस के बीच राफेल की खरीदी के लिए 30 मई को बैठक होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसे जून के दूसरे सप्ताह तक टाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया हुआ है। इसमें उनके आयुक्त महानिदेशक के अधिकारी भी शामिल हैं, जो भारत के साथ चल रहे राफेल सौदे पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों देशों की बातचीत में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अधिग्रहण महानिदेशालय के अधिकारी और उपयोगकर्ता पक्ष से अन्य सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। वही देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव के मतदान होंगे। इस विधानसभा उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की भी 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसमें रायगंज, रानाघाट, दक्षिण मणिकटला और बागदा विधानसभा सीट शामिल है, जिन पर उपचुनाव कराए जाएंगे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने रायगंज विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कृष्ण कल्याणी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रानाघाट दक्षिणी विधानसभा सीट पर मुकुट मणि अधिकारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मथुआ बाहुल्य बागदा विधानसभा सीट से मधुपूर्णा ठाकुर को इस बार टिकट दिया गया है। इस कड़ी में टीएमसी ने मणिकतला विधानसभा सीट से पूर्व टीएमसी विधायक साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को भी उम्मीदवार बनाया है।